हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का जो चैप्टर 6 है, जीवन के विभिन्न आयाम, उन इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है, या तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है या फिर जो क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग इसमें सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके जितने भी ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस हैं, पहले उनको देखते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये जो पहला क्वेश्चन है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो हमें क्या बताना है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, चैप्टर 6 में क्या पढ़ा था कि वेदों की कुल संख्या कितनी है, 4 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुष सूक्त किस वेद में है। यानी कि पुरुष सूक्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो पुरुष सूक्त जो है वो किस वेद का पार्ट है, तो पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद का पार्ट है। किस वेद का पार्ट है, ऋग्वेद का पार्ट है पुरुष सूक्त। उसके बाद जो ग नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो ऋग्वेद के लोग होते थे, उनका जो मुख्य कार्य था वो क्या था, पशुपालन था। क्या था, उन लोगों का मुख्य कार्य जो था वो क्या था, पशुपालन। आगे बढ़ते हैं, घ नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि इनाम गांव, घ नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि इनाम गांव किस राज्य में स्थित है। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि इनाम गांव के बारे में, इसकी क्या विशेषता थी कि यहाँ के जो लोग होते थे वो मृतकों को मतलब दफनाते थे, और उसके साथ जितने भी वैल्यूएबल सामान होते थे उनको उनके साथ दफना देते थे। जैसे औजार हो गया, हथियार हो गया, गहने हो गए, खाने पीने की जो चीजें हैं, उन सारी चीजों को व्यक्तियों के साथ में दफनाया जाता था। तो ये जो जगह है इनाम गांव, वो कहाँ पे है, तो वो है महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चौथा नंबर जो है घ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कराए, खाली स्थानों को भरे। यानी कि यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है, भरना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि आर्यों का विस्तार बिहार के किस नदी के तक था। तो गंडक नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा, गंडक नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंडक नदी। वहीं अगर बात करें सबसे प्राचीन वेद हैं, ख नंबर क्वेश्चन क्या करें कि सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन से हैं, तो ऋग्वेद है। कौन है, कौन है, ऋग्वेद। ऋग्वेद है, आधा ग होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है, एक मिनट, जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा वेद है, तो वो हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। आर्यों का विस्तार बिहार के गंडक नदी क्या हो जाएगा, बिहार के, यहाँ पे लिख सकते हैं बिहार के गंडक नदी तक, गंडक नदी हो गया। उसके बाद बात करें, ये हो जाएगा ऋग्वेद। उसके बाद बात करें ऋग्वैदिक आर्य कौन सा अनाज पैदा करते थे, तो यव। कौन सा अनाज पैदा करते थे, यव या फिर जौ बोलते हैं, तो जौ या फिर यव पैदा करते थे। उसके बाद करें इनाम गांव ताम्र पाषाण बस्ती है, कैसा बस्ती है, जो इनाम गांव है वो कैसा बस्ती है, तो ताम्र पाषाणिक बस्ती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ताम्र पाषाण, ताम्रपाषाण बस्ती है, मतलब ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती है इनाम गांव। और ये है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। वही अगर बात करें वैदिक कबीले के प्रधान को कहा जाता था, तो जो वैदिक कबीले का जो प्रधान होता था उसको कहते थे राजन। क्या बोलते थे, राजन। यहाँ पे हम लिख देते हैं, वैदिक कबीले के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो वैदिक कबीले का जो प्रधान होता था उसको राजन बोला जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि आर्यों का विस्तार कहाँ तक था, गंडक नदी तक था। सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज को पैदा करते थे, यौ का। और इनाम गांव एक ताम्रपाषाणिक बस्ती है, कैसी बस्ती है, ताम्रपाषाणिक, ताम्रपाषाण वाला बस्ती है। वही अगर बात करें वैदिक कबीले को राजन कहा जाता था। तो ये हम लोगों ने देख लिया रिक्त स्थान को भरने वाला, ठीक है। हमने क्या देखा, रिक्त स्थान को, खाली स्थानों को भरने वाला। अब आगे हम लोग देखते हैं सही गलत चूज करने वाला है। क्या है कि इसमें क्या बोल रहा है कि अपने उत्तर हाँ या ना में दे। यानी कि जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि अपना जो उत्तर है ना उसको हाँ या ना में देना है। किस में देना है, हाँ या ना में, कि हाँ ये इस बात सही है या फिर गलत है। जैसे अगर बात करें कि ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन करते थे, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, और वो स्टेटमेंट क्या है बच्चों,
कि जो ऋग वैदिक आर्य हैं वो कौन सा कार्य करते थे, तो जो ऋग वैदिक आर्य है वो क्या करते थे, पशुपालन करते थे। तो जी हाँ, बिल्कुल वो पशुपालन करते। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ। वही अगर बात करें, ख नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि आर्यों के जीवन में गाय और घोड़े का महत्वपूर्ण स्थान था। क्या बोल रहा है कि आर्यों के जीवन में गाय और घोड़े का महत्वपूर्ण स्थान था। तो बिल्कुल, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ पे इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। वही अगर बात करें ग नंबर क्वेश्चन की कि वैदिक क्षेत्र तमिल तक विस्तृत था, तो नहीं, वैदिक क्षेत्र जो था वो तमिल तक विस्तृत नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं होगा। आगे बात करते हैं घ नंबर क्वेश्चन, आर्य लोग नगरों में निवास करते थे। आर्य लोग कहाँ पे निवास करते थे, नगरों में निवास करते थे। तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, वो लोग कबीले में रहते थे। इनाम गांव के लोग मृतकों को जला देते थे। हमने क्या पढ़ा था इनाम गांव के लोगों के बारे में, वो मृतकों को दफना देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इनाम गांव के लोग हैं वो मृतकों को, मृतकों का अंतिम संस्कार जो है मृतकों का, ये लोग क्या करते थे, दफना जला देते थे। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन क्वेश्चंस का क्या लिखना है, हमें आंसर लिखना है। जैसे क्या पूछ रहा है कि वेदों के नाम लिखे। अब ये जितने भी वेद आज हैं इनके नाम लिखना है। उसके बाद आर्य लोग भारत के किन किन क्षेत्रों में निवास करते थे उनके बारे में लिखना है। वही अगर बात करना है उत्तर वैदिक कालीन समाज का उल्लेख करें और इनाम गांव के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे, इसके ऊपर प्रकाश डालना है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग लिखे हुए हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, लिख लेना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर, इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग आंसर देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो चैप्टर 6 है हिस्ट्री का, क्लास 6 का, उन सभी जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स वाले, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमसे जो क्वेश्चन था ये 4 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे, उत्तर लिखे। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि वेदों के नाम लिखे, यानी कि जितने भी वेद हैं उनके नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग लिखते हैं क्या, इसका उत्तर क्या देंगे कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। और उनके जो नाम है वो निम्नलिखित है। और पहला नाम क्या है, ऋग्वेद। दूसरा नाम क्या है, यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद और चौथा क्या है, अथर्ववेद है। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4। और कौन कौन से वेद, कौन कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो पहला जो वेद हो गया वो कौन हो गया, ऋग्वेद। दूसरा हो गया यजुर्वेद। तीसरा हो गया सामवेद। और चौथा जो वेद है वो क्या है, अथर्ववेद है। कौन सा वेद है, अथर्ववेद। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर्य लोग भारत के किन किन क्षेत्रों में निवास करते थे। क्या बोल रहा है कि आर्य लोग भारत के किन किन क्षेत्रों में निवास करते थे। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि आर्य लोग भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आर्य लोग भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निवास करते थे। तो हम लोग जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर यानी कि आपके बुक में ग होगा, क्या होगा, ग होगा। और इस तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज का उल्लेख करें। यानी कि उत्तर वैदिक काल का जो समाज था, यानी कि किस प्रकार लोग रहते थे, उनका जीवन यापन कैसे होता था, वो लोग क्या कार्य करते थे, उनके बारे में लिखना है। तो हमने इसके उत्तर में क्या लिखा है कि उत्तर वैदिक काल में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में जीवन के सभी पहलुओं में एक निश्चित परिवर्तन हो रहे थे। क्या हो रहे थे, जीवन के सभी पहलुओं में एक निश्चित परिवर्तन हो रहे थे। और इस काल में आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर खेती यानी कृषि को मुख्य पेशा बनाया। तो यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है कि जो आर्य लोग थे वो अपने मुख्य पेशे के रूप में पशुपालन को छोड़ करके किसको अपनाए, कृषि यानी कि खेती को अपनाया। उस समय समाज कई समूहों में बटा हुआ था। ठीक है, उस समय का जो समाज था वो कई समूहों में बटा हुआ था, जिनमें क्या था, पुरोहित था, योद्धा थे, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग शामिल थे। अब बात आती है कि पुरोहितों ने इन लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। पुरोहितों ने क्या किया कि ये जितने भी लोग थे, यानी कि पुरोहित थे, योद्धा थे, कृषक थे, पशुपालक थे, व्यापारी थे, शिल्पकार थे, श्रमिक थे, इन सभी को किसने, पुरोहितों ने। या पुरोहित किसको बोलेंगे, जो पूजा पाठ करवाते थे, जो पंडित जी थे जो पूजा पाठ करवाते थे उनको क्या बोलते थे, पुरोहित। तो पुरोहितों ने क्या किया कि लोगों को 4 वर्गों में, वर्णों में क्या किया, डिवाइड किया, विभाजित किया, 4 वर्गों में बांटा, जिन्हें क्या बोला गया,
वर्ण बोला गया। क्या बोला गया? वर्ण। इसको क्या बोला गया? वर्ण बोला गया। अब बात करते हैं कि ब्राह्मण, अब देखो, और वो वर्ण कौन कौन से थे? जो 4 वर्णों में पुरोहितों ने समाज को बांट दिया। पहला जो वर्ण था उसको क्या बोलते थे? ब्राह्मण। दूसरा क्या था? क्षत्रिय। तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। यानी कि ये जितने भी लोग थे इन सभी को कितने हिस्सों में बांट दिया? तो सभी को बांट दिया 4 हिस्सों में। कितने हिस्सों में बांट दिया? 4 हिस्सों में। कौन कौन? ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। ठीक, ये तो बांट दिया, साथ ही साथ इन सभी के कार्य को भी निर्धारित कर दिया। यानी कि ब्राह्मण जो होंगे वो कौन से कार्य करेंगे, क्षत्रिय क्या कार्य करेंगे, वैश्य क्या कार्य करेंगे, शूद्र कौन से कार्य करेंगे, इन सभी को अलग अलग वर्णों में बांट करके और उनके कार्य को डिसाइड कर दिया। अब अगर बात करें ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण का कार्य वेदों का अध्ययन अध्यापन कराना था। यानी कि वो वेद पढ़ेंगे और वेद लोगों को पढ़ाएंगे, तो ये कार्य था। यज्ञ करवाना था। वही बात करें क्षत्रियों का कार्य क्या था? लोगों की रक्षा करना। वैश्य का क्या कार्य था? पशुपालन कार्य करना। और शूद्रों का कार्य था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये था उत्तर वैदिक कालीन समाज। यानी कि उत्तर वैदिक काल का जो समाज था वो इस तरीके से विभाजित था। ठीक है, तो हमने तीसरा क्वेश्चन यानी कि जो ग नंबर क्वेश्चन है उसको हमने देख लिया। अब देखते हैं घ नंबर क्वेश्चन, यानी कि जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि इनाम गांव, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, यानी कि आपके बुक में घ होगा। कौन सा होगा? घ। अब क्या करें कि इनाम गांव के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे? प्रकाश डाले। तो इसका हमने उत्तर क्या लिखा है कि जो इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में घोर नदी तट पर स्थित एक ताम्रपाषाण बस्ती है। तो कैसी बस्ती है? ताम्रपाषाण। अब ताम्रपाषाण बस्ती कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ताम्रपाषाण युग के, यानी कि किस समय का है? ताम्रपाषाण युग के समय का जो ये बस्ती है वो कौन सा बस्ती है? इनाम गांव। इस जगह पर 3600 से लेकर के 2700 साल पहले लोग रहते थे। यानी कि इनाम गांव में जो बस्ती मिली है वो किस समय की है? तो आज से लगभग 3600 से 2700 के बीच का पीरियड का जो ये बस्ती है वो मिला है। और उस समय कौन सा युग था? तो ताम्रपाषाण युग था। कौन सा युग था? ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग कहने का मतलब क्या हुआ? ताम्र का मतलब आप समझ रहे होंगे, ताम्र का मतलब हुआ तांबा। और पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है बच्चों? पाषाण का मतलब होता है पत्थर और ताम्र का मतलब तांबा। यानी कि वैसा युग जिसमें तांबे का भी उपयोग था और साथ ही साथ पत्थरों का उपयोग था। यानी कि लोग औजार और हथियार बनाने के लिए तांबे का उपयोग करते थे और साथ ही साथ पत्थरों का भी उपयोग करते थे। तो वो जो पीरियड है, वो जो समय है, उसको क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण युग। तो ये जो बस्ती है इनाम गांव, ये किस समय का है? ताम्रपाषाण युग का बस्ती है। और ताम्रपाषाण युग मतलब ये जो बस्ती है आज से कितना साल पुराना है? तो लगभग 3600 से लेकर के 2700 साल पुराना है। यानी कि इतना पुराना ये बस्ती मिला है। और ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र राज्य के घोर नदी के तट पर स्थित है। अब देखो, इनाम गांव के ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। यानी कि इनाम गांव में जो लोग मरते थे उनको कैसे दफनाया जाता था? तो उनमें अजीब तरीके से लोगों को दफनाया जाता था। और इसमें होता क्या था कि एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने सड़क में मिट्टी के बने जो ये होते थे उसमें दफनाया, कब्र होता था उसमें। क्या किया? यहाँ पे सड़क आ गया। मिट्टी मिट्टी से बने जो कब्र होते थे उसमें दफनाया गया था। और यह मकान बस्ती के बीच में बस सबसे बड़ा मकान था। और सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बने बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। तो कैसे दफनाया जाता था? तो जो मृतक होते थे उनको मिट्टी के बने बर्तन के साथ दफनाया जाता था। अब इससे क्या मतलब है? जिनमें शायद खाने पीने की वस्तुएं रखी होती थी, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन है उनमें खाने पीने की वस्तु होती थी और उन्हीं सब वस्तुओं के साथ क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था। और कब्रों में मृतक के साथ साथ औजार और हथियार एवं गहने आदि भी खुदाई में मिले हैं। यानी कि जब खुदाई हो रही थी तो इनाम गांव में क्या मिला है? गहने और खाने पीने की चीजें और औजार और हथियार भी मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4 नंबर जो क्वेश्चन है उनको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो ये था चारों क्वेश्चंस का आंसर। तो आई होप आप जो क्लास 6 का जो चैप्टर 6 है उसको जीवन के विभिन्न आयाम, उन सभी के क्वेश्चन आंसर का आपको जो उत्तर है वो मिल गया होगा। जितने भी क्वेश्चन है उनका उत्तर मिल गया होगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।